आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके सामने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो NCERT की 11th क्लास की बुक है उसका एक अध्याय है कार्यपालिका का, उसके बारे में विचार कुछ रखूंगा। इससे पहले मैंने संघवाद के ऊपर वीडियो अपलोड किया था। स्टडी के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से अध्ययन करना चाहिए कि हमारे जहन में जब हम सोचें कि हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसके बारे में सारी बातें क्रमबद्ध रूप से हमारे सामने आ जाएं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को लेता है, लेकिन कोशिश जब हमारी होगी हम उसको अच्छे अंदाज से जब उसके सामने चीज़ों को रखेंगे तो उसी हिसाब से उसको एडॉप्ट भी करेगा। और हमारी कोशिश नहीं हुई, हम पढ़ते चले गए, हमने उसको अरेंज नहीं किया तो माइंड उसको तो लेगा ज़रूर, लेकिन बाद में वो चीज़ें स्कैटर हैं क्योंकि, तो इसलिए वो एक अरेंज्ड वे में हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो व्यवस्थित अध्ययन करें, यानी हमारे अंदर की क्रिएटिविटी निकल करके जो भी हमने अध्ययन किया उसको एक खुद का एक स्वरूप हमको देना होगा, तब जा कर के फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को जो अपने माइंड में रखेंगे तो हमें याद भी रहेगी, हम किसी को बता भी सकते हैं। तो कोशिश यहाँ पे मेरी अभी यही रहेगी कि जो बातें इस चैप्टर में है उसका जो एक स्वरूप है उस स्वरूप को मैंने एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ताकि अगर 11th क्लास के स्टूडेंट के ज़रिए भी इस वीडियो को देखा जाता है मान लीजिए, तो वहाँ पर भी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक समझ रहती है 11th क्लास में। तो मेरी कोशिश रहेगी, और बाकी जो UPSC के एस्पिरेंट या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग भी देखेंगे तो उनको भी ये चीज़ें एकदम रहेंगी। तो इस तरह से जो एक आदर्श स्वरूप इसका होगा उसके आधार पर रखा जाएगा। तो देखिए चलते हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब हम शासन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे सरकार शब्द है मान लीजिए, तो सरकार शब्द अगर हमारे जहन में आता है तो मानी इस बात है कि सरकार का काम क्या होता है, शासन करना होता है। तो अब शासन एक ऐसा शब्द है जो वैश्विक संदर्भ में अगर इसको देखें तो शासन के कई प्रकार दिखाई पड़ते हैं, यानी सरकार शासन कई रूपों में करती है। एक संसदीय शासन प्रणाली हो जाती है, एक जो है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो जाती है, और दूसरी होती है आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब विश्व के जो भी देश हैं जहाँ भी जो शासन प्रणाली चल रही है वो पुस्तकों में लिखी होती है, लेकिन जो सरकार होती है जब वो शासन करती है तो वैश्विक संदर्भ में 3 प्रकार की शासन प्रणाली हमको दिखाई पड़ती है। हर शासन प्रणाली की अपनी अपनी मानी सी बात है कि विशेषता होती है। जैसे अब संसद की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली की, तो भारत के अंदर जो संसद है तो वो कैसे बनती है, तो भारत के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिल करके संसद बनती है। जब हम संसद शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, इनको मिला करके फिर संसद बनती है। संसद का काम क्या होता है, अगर मान लिया पूछ लिया गया कि संसद का काम क्या है, तो कानून बनाने का काम है। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी भारत के नागरिक हैं या विदेशों से भारत में आकर के रह रहे हैं लोग, तो भारत की सीमा रेखा के अंदर जो भी लोग रहेंगे वो भारत के संविधान के हिसाब से, यानी जो संवैधानिक व्यवस्था है या जो सरकार जो विधेयक ला रही है, जो भी कानून बना रही है, उसके तहत सबको उन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो देश के अंदर क्योंकि व्यवस्था है, शासन का मतलब ही होता है कि किसी देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो एक व्यवस्था के साथ ज़िंदगी जी सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो इसके लिए कोई ना कोई एक बॉडी तो होगी, तो वो सरकार होती है। तो मानी सी बात है कि सरकार का गठन होगा। तो भारत में जो सरकार का गठन होता है वो संसद का जो सदन है लोकसभा, वहाँ से होता है। यानी लोकसभा के अंदर 500, ऐसे तो अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, सीधे जनता से निर्वाचित होकर के आते हैं। लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता से निर्वाचित होकर के आते हैं। और ध्यान रखने की बात है कि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में राष्ट्रपति की व्यवस्था है, तो मिला करके संसद बनती है। तो जो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं और लोकसभा में जो सदस्य हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। चाहे वो लोकसभा का कोई मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, उसको सांसद ही बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, MP कहा जाता है। तो ऐसे में हमने देख लिया कि भारत के अंदर सरकार जो बनती है वो लोकसभा से बनती है, क्योंकि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है और लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वर्तमान में 545 है। तो ऐसे में अगर कोई सरकार 545 जो चुनाव होता है साल में, मतलब 5 साल में चुनाव होता है, ऐसे तो सरकार का जब तक बहुमत रहता है लोकसभा में तब तक सरकार चलती है।
लेकिन आइडियल फॉर्म में देखें कि 5 साल अब मान लिया सरकार चलती है अगर, तो 5 साल के अंदर चुनाव होगा, अधिकतम समय सीमा तो 5 ही वर्ष की है, तो 5 वर्ष में पूरे भारत के अंदर चुनाव होगा, पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो अगर कोई पार्टी 273 सीट लेकर के आ जाती है लोकसभा में, साबित कर देती है, तो वो सरकार बनाएगी, मानी बात है। और जब वो सरकार बनाएगी तो फिर मंत्रियों का सृजन होगा, मंत्रिपरिषद गठित होगी और उस मंत्रिपरिषद के प्रधान के तौर पे प्रधानमंत्री होंगे जो देश चलाएंगे। तो अभी हम इसके बताया था मैंने अभी, लेकिन इसके संदर्भ में हम अब चलते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे बताने में और यहाँ समझने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू है, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर भी लागू है, जापान के अंदर भी लागू है। तो ऐसे में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली लागू है। तो जिन देशों में लागू है तो अपने अपने हिसाब से, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा, जैसे इंग्लैंड में राजा की व्यवस्था है प्रधानमंत्री के साथ, भारत में राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो भी शासन सरकार करती है वो संसद की अनुमति से, क्योंकि वो संसद के प्रतिनिधि होती है, जो भी कार्य करेगी वो कानून जब भी बनाएगी तो संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, फिर वो कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ऐसे में जो सरकार का शासन होता है वो संसद की अनुमति से, संसद के नियंत्रण में रहते हुए होता है। इसीलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, तो हमने देख लिया कि जब हम सरकार की बात करते हैं तो शासन की बात आती है, जब शासन की बात आती है तो 3 प्रकार की शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली पहला प्रकार, इसको पहले देख लेते हैं कि आप देखिए व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है। तो देखिए भारत में है, इंग्लैंड में है, जापान में है, इटली में है और देशों में है संसदीय शासन प्रणाली। अब मानी बात अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में देखिए संसद है, ये संसद है। ये संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है वर्तमान में, राज्यसभा की संख्या 250 है। तो ये है, और फिर राष्ट्रपति की भी उपस्थिति होती है, तभी हम उसको संसद बुला सकते हैं। तो अब हम आते देखिए, यहाँ लिखा हुआ लोकसभा है, ये संसद मान लिए, तो 552, 250 ये राज्यसभा, ये लोकसभा है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मानी बात है कि संसद के किसी भी सदस्य को हम सांसद ही बुलाएंगे, चाहे वो राज्यसभा का कोई मेंबर हो या लोकसभा का कोई मेंबर हो, हम बुलाएंगे तो सांसद ही कहा जाएगा। लेकिन सांसद के स्वरूपों में अंतर है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते, लोग उनको नहीं चुनते हैं, बल्कि राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं होती हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो विधायक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित करके भेजा जाता है। तो ये जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये राज्य के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होकर के हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर दिया जाता है। हर राज्य से कितने सांसद आएंगे राज्यसभा में, ये जनसंख्या के हिसाब से इसे तय कर दिया जाता है, उतने ही उस राज्य के लिए सीट आवंटित रहती है। तो फिर वहाँ से यहाँ राज्यसभा में आते हैं निर्वाचित होकर के। तो ये सीधे जनता के द्वारा यहाँ के सांसद निर्वाचित होकर नहीं आते, बल्कि जिस राज्य से भी आते हैं तो उस राज्य की विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो उनको निर्वाचित करके यहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से यहाँ के सांसद सीधे जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, जबकि लोकसभा के जो सांसद हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। तो मानी से भारत में सरकार अगर चलेगी तो वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होकर के चलेगी। इसलिए सरकार का जो गठन होता है वो लोकसभा से होता है। अगर लोकसभा में 273 सीट पर बहुमत कोई साबित कर दे चुनाव में, यानी 272 का आंकड़ा, 273 का आंकड़ा यहाँ पर बहुमत का साबित कर दे, तो उसको सरकार बनाने का अधिकार मिल जाएगा। जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार का मतलब है कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद। सरकार कह लें, कार्यपालिका कह लें, मंत्रिपरिषद कह लें, अभी इसे स्पष्ट किया जाएगा, बात एक है। तो हमने देख लिया कि संसद का कोई भी मेंबर कहलाएगा तो सांसद ही, लेकिन लोकसभा के सांसद में और राज्यसभा के सांसद में अंतर है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होने के कारण ऐसा अंतर आया है। तो ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ राष्ट्रपति की है, तो संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है विधान बनाना, कानून बनाना। तो कानून बनाने का काम सरकार के द्वारा संसद में किया जाएगा, और वो भी जो भी विधेयक होगा वो लोकसभा से भी पारित होगा, बहुमत के आधार पर पारित होगा, फिर वो फाइल आएगी, विधेयक आएगा राज्यसभा में, और फिर राज्यसभा में तो राज्यसभा के द्वारा पारित होगा, फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, फिर वो कानून पूरे देश में, भारत में लागू होगा। तो ये व्यवस्था है। तो सरकार इसी आधार पर शासन करती है, वो कानून बनाती है तो संसद में बनाती है। अभी हम देखेंगे कि जो संसद होती है उसी से सरकार बनती है। तो सरकार के जो भी मंत्री होते हैं, एक तरफ तो कार्यपालिका यानी सरकार के अंग होते हैं, दूसरी तरफ वो संसद के भी अंग होते हैं।
क्योंकि संसद के भी तो सदस्य हैं और संसद का काम क्या है, संसद का काम है विधान बनाना। इसीलिए संसद को हम विधायिका भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो संसद क्या है, विधान बनाने का स्थान है, कानून बनाया जाएगा यहाँ, तो इसलिए इसको विधायिका भी कहते हैं। अब इसी विधायिका से कार्यपालिका बनेगी, यानी सरकार बनेगी। और कहाँ बनेगी, 273 का आंकड़ा कहाँ साबित करना पड़ेगा, लोकसभा के अंदर करना पड़ेगा। और लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, अधिकतम तो 552 कही गई है, लेकिन वर्तमान में 545 है। तो 545 में से अगर कोई 273 का आंकड़ा साबित कर देता है, सदन में बहुमत साबित कर देता है, कोई पार्टी कर देती है, चाहे वो गठबंधन से पार्टी हो, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के आधार पर 273 का आंकड़ा साबित किया गया है। तो अगर चाहे कोई एक पार्टी हो, चाहे गठबंधन हो, 273 का आंकड़ा यहाँ साबित करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। जब बहुमत साबित हो जाएगा तब सरकार का गठन होगा, मंत्रिपरिषद का गठन होगा। प्रधानमंत्री जो होंगे, गठबंधन दल के नेता होंगे, वो शपथ लेंगे, फिर उनके माध्यम से एक लिस्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी कि हम इनको राष्ट्रपति के रूप में, मतलब वो मंत्री के रूप में इनका नाम भेज रहे हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जितने लोगों का नाम भेजा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, उनको जो है फिर वो नियुक्त कर दिया जाता है मंत्री के तौर पर। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री खुद अपनी मर्जी से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त नहीं करते हैं, नियुक्ति का काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन वो लिस्ट जो भेजते हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर होती है। इसलिए अगर कहा जाए कि मंत्रिपरिषद में जो सत्ता होती है, कहें कि जिसका प्रभुत्व होता है, वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री अगर एकल किसी पार्टी के हैं तो मानी सी बात उनकी शक्ति ज़्यादा होगी। तो ऐसे में वो अपने हिसाब से ही जिसको चाहेंगे, यानी जिस भी मेंबर को चाहेंगे वो उनका नाम मंत्री की लिस्ट में कि हम इनको केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनकी लिस्ट राष्ट्रपति को भेज दी जाती है, राष्ट्रपति उसी लिस्ट के हिसाब से नियुक्त कर देते हैं। तो राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं, जो लिस्ट मिलती है उसी को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। उसमें से किसी के अब नाम जो है काट छाट नहीं कर सकते, वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसलिए देखा जाए तो जो सरकार का गठन होता है वो लोकसभा से होता है। और इसीलिए देखेंगे मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि 273 का आंकड़ा जब तक रहेगा तब तक सत्ता में सरकार बनी रहेगी। और अगर कहीं आंकड़ा गिर गया, गठबंधन की सरकार है मान लीजिए, अभी जैसे बीजेपी की सरकार गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो घटक दल हैं बीजेपी के साथ, अगर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो 273 का आंकड़ा कम पड़ जाएगा। तो ऐसे में विश्वास मत फिर अर्जित करना पड़ेगा, और नहीं ले पाए, 273 से कम हो गया तो सरकार गिर जाएगी 5 साल से पहले। तो संसदीय शासन प्रणाली में आदर्श रूप में तो 5 साल की व्यवस्था है कि सरकार 5 साल शासन कर सकती है, लेकिन तभी तक जब तक कि लोकसभा में बहुमत रहेगा 273 का। अगर ये आंकड़ा गिर गया तो सरकार 5 साल से अंदर भी क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और जो सरकार बनती है वो लोकसभा से बनती है। इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया अगर ये, तो सरकार फिर पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो विघटित हो जाएगी। कहने का मतलब है सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इस तरह से हम ये समझ रहे हैं, ये मतलब आपको ये बात बताई कि जो संसद के सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा के हो लोकसभा के हों, उनको कहा जाएगा सांसद ही, लेकिन दोनों सांसदों के स्वरूप में अंतर है। एक जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित हैं और ये राज्यों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हैं। तो ये हमने देख लिया कि भारत में, इंग्लैंड में, जापान में, इटली में व्यवस्था लागू है। तो अब देखिए आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। जो राष्ट्रपति होता है संसदीय शासन प्रणाली में, वो औपचारिक प्रधान होता है, यानी देश का, मतलब संसदीय शासन प्रणाली में जो भी संसद मतलब सरकार का जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो राष्ट्रपति औपचारिक रूप से मतलब वो प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है औपचारिक रूप से, लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो शासन होता है, तो शासन के कई हमने रूप देखे कि संसदीय शासन प्रणाली है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और साथ में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है। कुछ सरकार, शासन और फिर शासन के मतलब जो सरकार है उनके रूप हैं। तो देखिए शासन होता क्या है। जब शासन की बात आती है तो शासन का मतलब क्या है। शासन का मतलब ये है कि किसी देश के अंदर नागरिक होते हैं, हर नागरिकों के अपने अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों का कोई उल्लंघन न करे, कोई अतिक्रमण न करे,
तो लोग व्यवस्थित रूप से जीवन जिएं, अपने व्यक्तित्व का विकास करें। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार होनी चाहिए, फिर सरकार जो है कानून बनाएगी, पुलिस की व्यवस्था होगी, पूरी एक प्रशासनिक जो है कहते हैं व्यवस्था स्थापित की जाएगी, तब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सारी चीज़ें सरकार के अधीन होती है तो सारे लोगों के हित जो हैं वो सुरक्षित होते हैं। इसीलिए जो है शासन जो है वो स्थापित किया जाता है, ताकि जब शासन स्थापित कर दिया जाएगा तो एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर क्या होगी, आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि लोगों के बीच जो व्यवस्था रहती है वो शासन की वजह से आती है। फिर कानून का पालन भी होता है उस देश के अंदर, मानी सी बात है कानून का पालन भी होगा। फिर पुलिस की व्यवस्था भी रहती है तो लोगों को एक सुरक्षा का भी एहसास होता है। सरकारी पद पर नियुक्ति भी का भी मौका रहता है। मानी बात है कि जब सरकार गठित होगी तो उसमें बहुत सारे पदों का सृजन होगा। IAS IPS आदि पद होते हैं, राज्यों के स्तर पे भी हैं, तो लोगों को सरकारी पद पाने का मौका रहता है। परीक्षा देकर लोग चयनित होते हैं तो उससे भी उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग चले जाते हैं। फिर संविधान का पालन भी होता है। मानी सी बात है कि संसदीय शासन प्रणाली है तो भारत के अंदर तो एक लिखित संविधान है पूरा, और उसी लिखित संविधान के आधार पर सरकार को शासन करना होता है। संसद के अंदर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से संविधान के द्वारा स्थापित है। इसलिए भारत में अगर देखेंगे तो संविधान के अधीन ही जो है वो संसदीय शासन प्रणाली चलती है। फिर हम देखें, अब संसद की बात आती है, लोकसभा राज्यसभा हैं, फिर राष्ट्रपति हैं, विधायिका कार्यपालिका हैं, क्योंकि संसद ही को हम विधायिका भी कह सकते हैं क्योंकि कानून बनता है, और यहीं के एक लोकसभा से जो है वो सरकार का गठन होता है जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका जो होती है, सरकार जो होती है वही नीति का निर्माण करेगी और फिर उसको लागू करने के लिए एक नौकरशाही भी होगी। मानी बात है, संघ लोक सेवा आयोग जो है UPSC, उससे जो संघीय अधिकारी नियुक्त होते हैं तो वही जो है सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करते हैं। तो जो नौकरशाही होती है उसको मिला दिया जाए तो जो मंत्रिपरिषद और प्लस नौकरशाही को मिला दें तो उसी को आप कार्यपालिका कह सकते हैं। तो कार्यपालिका, सरकार, मंत्रिपरिषद ये सब एक ही चीज़ हैं, उसके अंदर नौकरशाही भी शामिल होती है, यानी केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब कार्यपालिका का अंग होते हैं। क्योंकि कार्यपालिका के तहत जो मंत्रिपरिषद गठित होती है तो मंत्री ही शासन के प्रधान होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की व्यवस्था है, विभागों की व्यवस्था है। जैसे विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्रालय में एक विदेश मंत्री हैं जो केंद्रीय स्तर के मंत्री होते हैं, उनके अधीन बहुत सारे अधिकारी हैं, मानी सी बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो विभागीय व्यवस्था स्थापित है, मंत्री उसके शासन के प्रमुख होते हैं और उनके अधीन पूरी नौकरशाही काम करती है, और वो विभाग जो है वो पूरे देश में अपना शासन करता है। हर प्रकार के विभाग अलग अलग होते हैं जिससे पूरे देश में शासन चलता है। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं और हर अंगों के अंदर अपना अपना मैकेनिज्म है, व्यवस्था है, और पूरा शरीर जो है हमारा इसी चलता है। अगर किसी अंग में खराबी आ जाएगी तो शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इसलिए शासन जो होता है भारत में वो संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर चलता है। फिर देखिए आगे चलते हैं हम लोग, तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति जो है जब संसद के द्वारा कोई भी विधेयक, जो कानून का मसौदा कह सकते हैं आप, वो जब संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्वीकृति दी जाती है, तब जाकर वो पूरे भारत में लागू हो सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, वीटो शक्ति होती है। राष्ट्रपति को ये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि संसद से कोई विधेयक पास होकर के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आया तो राष्ट्रपति इतने समय में उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये समय सीमा नहीं दी हुई है। इसलिए राष्ट्रपति चाहें तो उस विधेयक को अपने पास पड़े रहने दें, उस पर हस्ताक्षर ना करें। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो लागू नहीं होगा। तो ऐसे में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो, यानी उस पर वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो तो मानी बात रखा रहेगा। लेकिन अभी राष्ट्रपति के द्वारा ये इस प्रकार की वीटो शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ज़्यादा किया जाएगा तो सरकार फिर कोई ना कोई कानून बना करके राष्ट्रपति के ऊपर और प्रतिबंध लगा सकती है कि आपको 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर हस्ताक्षर करना पड़ेगा या 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये व्यवस्था नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि संसद के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं जिनको कि सांसद कहा जाता है, और मानी सी बात है कि इसी के अंदर लोकसभा से जो है वो कार्यपालिका का गठन होता है। यानी कार्यपालिका गठन कहाँ से होता है, वो लोकसभा से होगा, और जब लोकसभा से कार्यपालिका गठन होगा तो कार्यपालिका को ही मंत्रिपरिषद भी कहते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको पूरा विभाग मिलता है। तो देखिए संसद है 552, 250, लोकसभा, राज्यसभा। मंत्री दोनों सदनों से बन सकते हैं, यानी संसद के अंदर, यानी जो सरकार बनती है तो सरकार में मानी बात है कि मंत्रिपरिषद जब गठन होगा तो 3 प्रकार के मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो सदन लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो दोनों सदनों में से कहीं से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्यसभा से भी बनते हैं। हालांकि राज्यसभा में सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं,
लोकसभा सीधे जनता के द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं, लेकिन भारत के अंदर विशेषता क्या है कि हम संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य को मंत्री बना सकते हैं। और अगर मान ली किसी ऐसे इंसान को मंत्री बनाया जाता है जो संसद का सदस्य ही न हो, तो ऐसे में बनाया जा सकता है, यहाँ भी लचीलापन है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उस सदस्य को संसद की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री भी जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि संसद के सदस्य ही हों, किसी भी इंसान को अगर योग्य हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये शर्त है। तो इस तरह से भारत में ज़्यादा लचीला जो है वो स्वरूप देखने को मिलता है कि हम किसी मंत्री को बना सकते हैं, चाहे वो संसद का सदस्य हो। और प्रधानमंत्री के मामले में यही बात है कि अगर वो संसद के सदस्य नहीं हैं तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और किसी व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो संसद का मेंबर वो हो व्यक्ति, लेकिन 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये एक शर्त लगा दी गई है। तो एक लचीलापन दिखाई पड़ता है। तो हमने ये देख लिया कि संसद को ही विधायिका भी कहते हैं, और संसद से ही कार्यपालिका बनती है, यानी मंत्रिपरिषद का गठन होता है। लोकसभा से 273 का आंकड़ा पास करके मंत्रिपरिषद बनती है। जब मंत्रिपरिषद बनेगी तो उसमें 3 प्रकार के मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेकिन अगर सिर्फ केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। जैसे ऐसे देखें आप, ये मान लीजिए मंत्रिपरिषद है और ये मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल में सिर्फ केंद्रीय मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री और उपमंत्री इसकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अब तीनों को मिला दिया जाए तो ये मंत्रिपरिषद कहलाती है। तो मंत्रिपरिषद में तीनों मंत्री हैं, तो मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है, और जो मंत्रिमंडल है उसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री है, तो छोटा निकाय। निकाय माने छोटी बॉडी है ये। तो ये हमने देख लिया कि मंत्री बनने के लिए ये जो शर्त है कि संसद में से लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, चाहे राज्य मंत्री बनाया जाए, चाहे उपमंत्री। लेकिन जो भी होंगे वो संसद के सदस्य ही होंगे। और अगर किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि संसद के किसी एक भी सदन का वो सदस्य बन जाए। तो ये भी हमने देख लिया। तो हमने यह समझ लिया कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो एक तरफ तो मंत्री भी हैं और दूसरी तरफ वो सांसद भी हैं, यानी विधायिका का अंग भी हैं। तो ये भारत की विशेषता है कि यानी हम प्रधानमंत्री के बारे में कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री एक मंत्री भी हैं और साथ साथ में वो संसद के अंग भी हैं। तो ऐसे में वो मतलब विधायिका के भी अंग हैं, क्योंकि संसद में 2 पक्ष निकलते हैं, एक विधायिका और एक कार्यपालिका। विधायिका, संसद को तो विधायिका कहते हैं क्योंकि वहीं पे विधान बनता है, कानून बनता है। लेकिन उसी विधायिका से मंत्रिपरिषद भी बनती है, सरकार भी बनती है। तो ऐसे में जो सरकार के जो सदस्य होते हैं तो विधायिका के भी अंग हैं, और यही भारत की विशेषता है, दिखाई पड़ती है। तो आप देखिए यहाँ पर संसद है 552, 250, राज्यसभा में 250 है, 552 लोकसभा में है। इसी लोकसभा से मंत्रिपरिषद का गठन होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि गठन जब लोकसभा से ही हो रहा है, 273 यही साबित किया जा रहा है, और फिर लोकसभा में साबित करने के बाद मंत्रिपरिषद बन रही है। इसका स्वरूप मंत्रिपरिषद में जो तीनों प्रकार के मंत्री हैं वो तो प्रधानमंत्री की इच्छा के हिसाब से ही बनेंगे ना। अगर किसी एक पार्टी की सरकार है तो उस पार्टी का जो प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, वही तय करेगा किसको मंत्री बनाना है, हमको किसको केंद्रीय मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री, किसको उपमंत्री बनाना है। और वर्तमान में जो सीमा रखी गई है वो लोकसभा की कुल संख्या इस समय अगर मान लें, यानी ऐसे तो 552 है लेकिन 545 है, तो उसका 15% आप निकाल लें तो 15% जो है वो कुल सदस्य संख्या का मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री जो हैं वो 15% हो सकते हैं लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का स्वरूप तय करेगा, वही राष्ट्रपति के पास नाम भेजेगा कि किसको केंद्रीय मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसको उपमंत्री बनाना है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद का स्वरूप तो प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति का काम तो सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। दूसरी बात, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी अंग हैं, क्योंकि संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सब विधायिका के ही अंग हैं, क्योंकि संसद में विधान बनाने का काम होता है, सरकार यही बनती है। और जब बनेगी तो वो लोक संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक होती है, इसीलिए इसके सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। और अगर किसी एक सदस्य के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव
पारित हो जाता है लोकसभा के अंदर तो फिर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली। अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में बात देखें। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री, ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी नियुक्त हो सकता है, ये मैंने बताया ही आपको। ये कोई भी सदस्य जो है वो चाहे मंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री, ज़रूरी नहीं कि संसद का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बन जाना चाहिए अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो ये भी हमने देख लिया। तो देखिए मंत्रिपरिषद है, उसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्री दोनों सदनों से बन सकते हैं, यानी राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं। लेकिन सरकार का जो गठन होगा वो लोकसभा से ही होगा, क्योंकि 545 में से 273 का आंकड़ा लोकसभा में पास करना, मतलब पारित बहुमत लाना होगा। जब बहुमत यहाँ आएगा तब जो है सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए सरकार का जो उदय होता है वो लोकसभा से होता है, संसद से नहीं होता। लोकसभा से सरकार जो है गठित होगी, क्योंकि यहाँ लोकसभा में जो सदस्य हैं वो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आए हैं। तो ऐसे में सरकार का गठन तो लोकसभा से ही होगा। लेकिन मंत्री बनाने के मामले में लचीला रुख अपनाया गया है कि मंत्री हम राज्यसभा से भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी हम राज्यसभा से बना सकते हैं और किसी बाहर के सदस्य को भी बना सकते हैं। बस ये 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बनना पड़ेगा संसद के किसी भी सदन का। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक पूरा कंप्लीट एक वो रहेगा ना, एक पूरा चैप्टर ये कंप्लीट किया गया है। तो देखिए मंत्रिपरिषद है तो संसद के, मानी बात है कि मंत्रिपरिषद में क्या होगा, संसद के दोनों सदनों से मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है, यानी इसके सदस्य दोनों सदनों से आ सकते हैं। प्रधानमंत्री प्रधान होता है इसका मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद का निर्माण केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर होगा। लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से, क्योंकि सामूहिक रूप से ही गठन हो रहा है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह से कार्य करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक प्रधान होता है देश का। तो सरकार के जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसलिए जो है जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो जब मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता कुछ। तो इसलिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इच्छा से ही शासन चलता है। लेकिन औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के हिसाब से शासन करता है। अब ये बात तो आपको बता दी गई कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मृत्यु से भंग हो जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिफारिश से किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। अगर मान लीजिए किसी मंत्री को प्रधानमंत्री पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप त्यागपत्र दे दिए, अगर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगा इनको हटा दिया जाए पद से। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के हिसाब से फिर उस मंत्री को पद से हटा दिया जाता है। तो अब देखिए प्रधानमंत्री के जान लें, प्रधानमंत्री के बारे में हमने देख लिया, सारी बातें समझ ली हैं कि ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, राष्ट्र का वो नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में वही जो है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है मुख्य। फिर सरकार का प्रधान इसलिए कि विदेशी दौरे करता है, वो तो राष्ट्र का प्रमुख भी मतलब राष्ट्रीय नेता होता है प्रधानमंत्री। संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा से भी बन सकता है, लोकसभा से भी बन सकता है और बाहर से किसी व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी संसद के सदन की। मंत्री पद आवंटित करता है प्रधानमंत्री ही, चाहे वो केंद्रीय मंत्री चाहे किसी को बना दे, राज्य मंत्री बना दे, चाहे उप मंत्री बना दे, उसकी इच्छा के ऊपर है। अगर गठबंधन की सरकार है तो फिर मानी सी बात है गठबंधन के जो सदस्य होंगे, जो अलग अलग दल होंगे, फिर उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से प्रधानमंत्री को नियुक्त करना पड़ेगा। तो गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। राष्ट्रपति को संघीय कार्यों की सूचना जो है समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है, क्योंकि संघीय कार्यकलाप होते रहते हैं। कोई विधान, मान लीजिए कोई विधेयक लाया जाना है, प्रस्तावित है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति भवन, वहाँ जाकर के बताते हैं कि ये कार्य हो रहा है। तो जो भी कार्यकलाप होते हैं, जैसे विदेशी दौरा हो रहा है, रूस का दौरा हो रहा है, अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वहाँ से आते हैं तो फिर राष्ट्रपति को से मुलाकात करते हैं। राष्ट्रपति को सारी बातें बताई जाती हैं, किस तरह से दौरा रहा, ये बातें हुई हैं। तो राष्ट्रपति को समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी संघीय कार्यकलाप हैं केंद्र सरकार के, उनकी जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होते हैं ना देश के, तो इसलिए राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। तो गठबंधन की सरकार में देखें तो प्रधानमंत्री की जो शक्ति होती है थोड़ा कम हो जाती है। फिर नीति के निर्माण क्योंकि प्रधानमंत्री करता है, तो अगर एक दल की सरकार है तो प्रधानमंत्री मजबूती के साथ नीति का निर्माण करेगा, लेकिन गठबंधन की सरकार में जो नीति बनेगी वो दूसरे दलों की सहमति से बनेगी। तो इस तरह देखा कि प्रधानमंत्री अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, तो मंत्रिपरिषद
भंग हो जाती है। तो अब देखिए संसद में आ जाते हैं, संसद से माली बात है सरकार बनेगी लोकसभा से, और फिर इसी सरकार को आप मंत्रिपरिषद कहिए चाहे कार्यपालिका कहिए। इसमें कार्यपालिका का मतलब है कि क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं अलग अलग विभाग होते हैं, उनके अधीन सारे संघीय कर्मचारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो उनको मिला करके कार्यपालिका कह सकते हैं आप। तो जो नौकरशाही होती है वो सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करती है, क्योंकि मंत्री तो अपने विभाग के प्रधान होते हैं, तो उनके तहत जो नीतियाँ बनाई जाती हैं तो नौकरशाही उसको पूरे देश में लागू करती है। इसलिए नौकरशाही का महत्व हो जाता है, क्योंकि नौकरशाही के जो मेंबर होते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग से यूपीएससी से निर्वाचित होकर आते हैं, अखिल भारतीय सेवा के स्तर पर कहीं भी उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसे में उनकी सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएंगी, मानी सी बात है। तो केंद्र के कर्मचारी होते हैं, कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, दंड देना है तो केंद्र सरकार ही दे सकती है। उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। तो राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो आईएएस अधिकारियों के अधीन होता है, आईपीएस के अधीन चलता है। जो राज्य के पुलिस के कर्मचारी हैं वो आईपीएस के तहत काम करते हैं। तो इस वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण भी रखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी जो है व्यवस्था देश में चलती है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य नहीं कर सकता, केंद्र सरकार करेगी। केंद्र और राज्य में इनको नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र में भी नियुक्त हो सकते हैं नौकरशाही के, और राज्यों में भी नियुक्त किया जाता है। राज्य के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते हैं, राज्य के ऊपर केंद्र की पकड़ हो जाती है। मानी सी बात है कि नीति निर्माण में ये मदद करते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी मदद करते हैं और राज्य के स्तर पर भी नीति निर्माण में ये हेल्प कर देते हैं राज्य की। राजनीतिक हस्तक्षेप से ये व्यवस्था नौकरशाही की प्रभावित रहती है, क्योंकि मानी सी बात है कि अब हम किसी का कैडर मान ली उत्तर प्रदेश है, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो इच्छा है, जो आदेश होगा, वो किसी डीएम के लिए आसान नहीं कि उसका अनुपालन न किया जाए। तो अगर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है तो अक्सर आरोप लगाया जाता है कि नौकरशाही प्रभावित हो जाती है। तो ये मामले भी देखने में आते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि निष्पक्षता रहे। अब देखिए चलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या है कि ये व्यवस्था फ्रांस में, श्रीलंका में, रूस में है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है इसमें, और प्रधानमंत्री भी, मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री की सत्ता भी होती है, वो सरकार के प्रमुख होते हैं। और मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरीके से देखें कि इस व्यवस्था में एक ही दल के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और एक ही दल के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। जैसा कि श्रीलंका में होता है कि एक ही दल के राष्ट्रपति हैं और एक ही दल के प्रधानमंत्री भी हैं। राष्ट्रपति को अर्ध अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है, सेमी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, उसके तहत थोड़ा ज़्यादा अधिकार होते हैं संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में। संसदीय शासन प्रणाली में जैसे भारत में राष्ट्रपति को विवेकाधिकार की शक्ति का उपयोग करने का मौका रहता है, लेकिन वो परिस्थितिजन्य है। जब परिस्थितियाँ होंगी तब राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो इसमें अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को ज़्यादा अवसर होते हैं कि वो दैनिक कार्यों में ज़्यादा शक्ति का उपयोग कर सकता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है अमेरिका में लागू है, ब्राज़ील में है, लैटिन अमेरिका में के कुछ देशों में लागू है। इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, जनता के द्वारा निर्वाचित है। अभी वहाँ चुनाव भी की प्रक्रिया भी चल रही है। तो देखिए जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी वहाँ की कार्यपालिका जो है अमेरिका की, वो राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति के हिसाब से वो फॉर्म लेती है, उसका स्वरूप निर्धारित होता है। काफ़ी अधिकार होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ये जो चैप्टर था 11th में कोशिश की है, ताकि 11th के जो स्टूडेंट हैं वो भी अगर मान लिया वीडियो कभी देखते हैं तो थोड़ा सा उनको भी समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने क्लिक किया है तो चीज़ें को कम से कम कुछ तो समझ में आए। तो इसीलिए मैंने इसको सरलता से पूरी चीज़ों को समझाने की बार बार कोशिश की है। वरना इस वीडियो को अगर यूपीएससी के उससे बनाया जाता तो बहुत ही फास्ट अंदाज में संक्षेप की दृष्टि लेते हुए आपके सामने पेश किया जा सकता था। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि लोगों के पास मतलब वीडियो पहुंचेगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।